मैं खुद राजघाट पे जाकर उस दिन जिस दिन मैं रिपोर्टिंग की थी उस दिन 60 लाशें मैं गिन के आई थी। अगले दिन पेपर में 3 छपा। किसी बच्ची का पिता मरा होगा, किसी बहन का भाई मरा होगा, किसी की नई नई शादी हो गई होगी, पति मर गया होगा और ऐसे में ऑक्सीजन के अभाव में मरा होगा। और आपकी तरफ से जब ये बयान आए कि ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा, क्या गुजरा होगा? अभी मेरे सवाल का ये जवाब ही नहीं है जो आप दे रहे हैं। ये मेरा सवाल ही नहीं है। क्या लग रहा है कि महंगाई है कि ये विपक्ष द्वारा की गई कोई प्रोपेगेंडा है या कोई? हमारे लिए सदैव किसान पूजनीय रहा है। आपके पूजनीय रहा है इसीलिए अब उनको गाड़ियों से कुचला जा रहा है। ऐसा देखिए, इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नहीं मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कार्रवाई किस पे नहीं हुई है? कुलदीप सिंह सेंगर को आप बचाने की कोशिश हुई थी या नहीं, ये मुझे बताइए। एक लड़की को, एक दलित लड़की को रात में 12 बजे क्यों जलाया गया? नहीं ले जा रहा हूँ। अली और बजरंगबली के विषय में बताता हूँ। बिजली विभाग खम्भों पे नहीं दौड़ रहा है, बांस के बल्लियों के सारे दौड़ रहा है। ये मैं खुद देख रहा हूँ। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कि आपको ढूंढना पड़ रहा है कहाँ बांस था। नहीं, वो स्टोरी मैंने कवर किया। सुनिए ना, ये मेरे सरकार की ये माइक गिरवी नहीं है, ये किसी पार्टी से बिका हुआ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और भारत एक नई सोच का एक खास कार्यक्रम है अलथी पलथी, जिसमें नेता लोग जी अलथी पलथी मार कर बैठते हैं। और हम इसलिए इनको यहाँ बैठाते हैं क्योंकि इन लोग का कहना है कि दरअसल नेता लोग जमीन से जुड़े हैं। तो आज जमीन पर बैठकर कैसा महसूस हो रहा है ये पूछा जाएगा। ये अखिलदेव सिंह जी हैं, भारतीय युवा मोर्चा के क्षेत्रीय नेता हैं। अभी मैं इनसे पूछने वाली हूँ सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है जमीन पे बैठ के? आप लोग कहाँ स्कॉर्पियो बुलेरो में घूमने वाले लोग, जमीन पे बैठने में कोई हीन भावना तो नहीं आ रही है ना? सर्वप्रथम आपके चैनल को आपको बहुत धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने के लिए अवसर आपने दिया। सच बताऊं तो मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी किसान थे, बचपन ही मिट्टी में ज़मीन पे बीता है और हम लोग सदैव ही ज़मीन पे रह कर के ही अपने क्रियाकलापों को संपादित करते रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस नाते भी अच्छा लग रहा है कि पहली बार कोई न्यूज़ चैनल इस प्रकार का ज़मीन पे बैठ करके हमारे साथ साक्षात्कार करने के लिए आया हुआ है। मैं आपके चैनल को, भारत एक नई सोच को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वो सब तो सही है, लेकिन अभी आप लोगों की पार्टी सत्ता में है, आप लोगों को बढ़िया चेयर देना चाहिए था, लेकिन हम लोग के पास संसाधन की कमी है तो हम लोग नीचे बैठा रहे हैं, है ना? आप मुझे ये बताइए कि क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं 2022 में? क्या तैयारियां हैं? क्या कुछ ऊपर से आदेश आ रहा होगा कि इस पद चिन्ह पर चलना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभिक दिनों की अगर हम चर्चा करेंगे तो एक समय था जब हमारे पास सदन में 2 सीट हुआ करती थी। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी सदैव ही ज़मीन पर रह कर के कार्यों को करती है। कभी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल आप नहीं देखते होंगे। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो वर्ष के 12 महीने, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे सदैव ही समाज में रह कर के अपने कार्यों को करने का कार्य करती है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में कोई बहुत विशेष अभियान नहीं होता है। हम लोग सदैव अभियान मान करके अपने क्रियाकलाप को करते हैं। आपने देखा है किस प्रकार से कोरोना के महाप्रलय में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव के साथ अपने इस समाज में, अपने उत्तर प्रदेश में, अपने हिंदुस्तान में जो भी पीड़ित लोग थे, मदद पहुंचाने का कार्य, हर संभव मदद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों को सक्रियता के साथ करती है। केवल आरोप बहुत लगे, आरोप जैसे अभी सांसद जी हैं, दिखते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि कोविड टाइम में तो वो नजर ही नहीं आए। कभी कभार फेसबुक वगैरह पे आके लोगों को जो है संदेश दे के चले जाते थे, ग्राउंड पे नहीं दिखे। नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल मिथ्या कथन है। मैं इस बात को बड़े रवि किशन जी दिखते हैं कि नहीं गोरखपुर में? आप लोगों को तो मिल जाते होंगे, आप लोग निश्चित तौर पे हमसे अधिक तो आप लोग से मिलते होंगे। आप लोग न्यूज़ चैनल के हैं और रवि किशन जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार से रवि किशन जी जब चुनाव लड़ने गोरखपुर में आए तो एक विषय था, एक चर्चा था कि हीरो हैं, अभिनेता हैं, स्टार हैं, गोरखपुर नहीं रहेंगे। लेकिन मैं प्रशंसा करता हूं अपने सांसद जी की, किस प्रकार से माननीय रवि किशन शुक्ल जी ने सांसद होने के बाद गोरखपुर की जनता को अपना परिवार मान करके सदैव उनके सुख दुख में शामिल होने का काम माननीय सांसद जी ने किया। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से बाढ़ में नावों पे बैठ करके उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है। शायद ही कोई विधानसभा। एक और सवाल जहन में आ रहा है, बाढ़ का आपने जिक्र कर दिया, तब उनका घर खुद ही डूबा हुआ था जो सिंघड़िया के पास वो लिए हुए हैं। देखिए, उनका ऑफिस बना हुआ है ना सिंघड़िया के पास,
विपक्ष तो आरोप लगा रही थी कि बच्चे वहाँ मछली पकड़ रहे थे। देखिए, आरोप लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब डूबा था या नहीं ये क्लियर कर बता रहा हूँ, आरोप लगाने को कुछ भी लगा सकते हैं। जब बाढ़ आई हुई है तो बाढ़ में कोई भी जगह डूब सकती है। बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है, एक त्रासदी है, और ऐसी परिस्थिति में कहीं भी पानी आ सकता है। और गोरखपुर में विकास के नए कीर्तिमान पूज्य महाराज जी की सरकार में लिखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो लंबे समय से गोरखपुर क्षेत्र को स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के जाने के बाद उपेक्षित किया गया था, पुनः योगी जी के आने के बाद 17 के बाद गोरखपुर का चतुर्दिक विकास। आप सुनिए, मैं बाढ़ पे मैं आ रहा हूँ, नहीं, एक बार पुनः योगी जी 17 में आए, उसके बाद पहली बार स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के बाद गोरखपुर के विकास की रथ जो पहिया रुकी हुई थी, थमी हुई थी, उस पहिया को पूज्य महाराज जी ने चलाने का काम किया है। गोरखपुर का चतुर्दिक विकास हो रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। आपने देखा है मैं देख रही थी, चौड़ीकरण होता है, जब नालियां फिर से नवनिर्माण की तरफ आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे में अनेक प्रकार के जल भराव हो जाते हैं पूरे शहर में। पूरे शहर देखिए, सांसद जी का घर डूबा हुआ था, हाँ, विधायक जी का भी घर डूबा हुआ था। सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ? देखिए, दिल पे हाथ रखिए। पार्टी को सपोर्ट करना अलग बात है, जब जमीन की समस्याओं पे बात, जमीन की समस्याओं पे ही मैं बात कर रहा हूँ। विधायक जी और सांसद जी का घर डूबा था या घर नहीं डूबा था? हाँ। उनके घर के सामने सड़कों पे पानियां थी। हाँ। ये आप कह सकते हैं। घर मतलब वही, जब आप घर नहीं जा पा रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? क्यों नहीं, घर नहीं जाते तो ये लोग रहते कहाँ थे? ऐसा नहीं है। देखिए, सड़कों पे पानी, सड़कों नीचे तक पानी था। आप देखिए जाकर के सब सड़कें तो सूखी गया है। जो सड़कें बन गई कि नहीं, ऊंची हो गई कि नहीं? जब बन रहा था तो पानी लगने की कोई बड़ा विषय। देखिए, मैं मानता हूँ गोरखपुर में जल भराव की एक बड़ी समस्या है, ईमानदारी से मैं मानता हूँ। सड़कें बारिश से पहले बन गई होती तो उन लोगों को दिक्कत नहीं होती। एक दिन में कोई कार्य नहीं होता है। आप देखिए ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो कि हमारी सरकार ने मात्र 3-3.5 वर्षों में बना करके इतना बड़ा सौगात उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है। कोई सड़क सिटी लेकिन नहीं, कोई सड़क एक दिन में नहीं बनती है, बनने में समय लगता है। और आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए ना, योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश और गोरखपुर का विकास कैसा हुआ, आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैनिफेस्टो पे कई चीजें कही गई, स्मार्ट सिटी की बात कही गई, बुलेट ट्रेन की बात कही गई, गोरखपुर में बन नहीं पाया अभी तक। जिसकी आवश्यकता थी, पूज्य महाराज जी ने संकल्प लिया था, हमको सर्वप्रथम किन कार्यों को करना है। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की बहुत बड़ी समस्या थी। पूज्य महाराज जी के आने के बाद आपने देखा है किस प्रकार से इंसेफ्लाइटिस पे काफी हद तक हम सभी ने विजय प्राप्त करने का कार्य किया है। गोरखपुर में जाम की प्रमुख समस्या थी। आप जानते हैं किस प्रकार से गोरखपुर के लोग जाम से जूझते थे। आज प्रत्येक चौराहों का जीर्णोद्धार हो रहा है, प्रत्येक सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। गोरखपुर की प्रमुख रूप से जो समस्याएं आती थी, माफियागिरी, मच्छर, इन दोनों को समाप्त करने का काम पूज्य योगी जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश से, अभी मैं आपको बताऊं, गोरखपुर से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं के हृदय में कंपन करने का कार्य, कंपन उत्पन्न करने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। और आज उत्तर प्रदेश की किसी गली, किसी चौराहे, किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है हमारे किसी बहन बेटियों के साथ अभद्रता कर सके। ये योगी जी के ही सरकार में संभव। देखिए, मलेरिया पे बता देती हूँ, मैं आप मेरे साथ चलिए, सदर चलिए या मेडिकल कॉलेज चलिए, मलेरिया वार्ड में घूम आइए, आपको सच्चाई दिख जाएगी। हालांकि पता नहीं आप लोग जाते होंगे या नहीं, डरते होंगे कि सामने जाकर ज़मीनी हकीकत देख लेंगे तो उन बच्चों को देख पाएंगे जो गरीब माँ गरीब पिता के बच्चे हैं, जो दवा के अभाव में मर जा रहे हैं। आज भी सर वार्ड में अभी भी बहुत ज़्यादा मरीज हैं, हालांकि आंकड़ों में नहीं बताया जा रहा है, और पता नहीं आप चलेंगे कि नहीं। दूसरा सवाल, जो आप गुंडों की बात कर रहे हैं कि माफिया लोग जो है वो अब कम हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, और जैसा कि योगी जी ने भी कहा था कि अब एकदम गुंडा राज खत्म हो गया है। अभी यहाँ पे एक व्यापारी आता है इस गोरखपुर को घूमने, उसको गोली मार देती है पुलिस, तो गुंडे तो खत्म हो गए, पुलिस खुद ही गुंडा बन गई, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रही है। योगी जी की सरकार में किसी प्रकार के गैर संवैधानिक कार्य किए हुए लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ाई से उनके ऊपर जो भी संविधान के अंतर्गत रह करके कानून का प्रावधान है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा जिन्होंने गलती की है वो सजा भुगत रहे हैं, भविष्य में भी भुगतेंगे। आपने कहा कि जमीन से जुड़े रहने की बात, तो जमीन से न जुड़े रहने की बात आपके मन में ये कहाँ से आ रहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भारत नहीं, अभी मुझे ये बताइए, सदर और सुनिए, आप मेरी बात, महीने में कितने, ठीक है, आप पिछले, अरे मैं अभी दो दिन पहले मैं सदर हॉस्पिटल में गया था, कोई वार्ड में कोई मरीज आपको नहीं दिखे? क्यों मरीज नहीं दिखेगा? अस्पताल किस लिए बना है? मरीजों के लिए। अस्पताल बनता किस लिए? मलेरिया वार्ड, मलेरिया और नहीं, मरीज अस्पताल बनता किस लिए? मरीजों के लिए बनता है, तो मरीज तो रहेंगे ही रहेंगे। मेरा आपसे क्या कहना है, आप मलेरिया को देख रही हैं, आप 6 महीने पहले चलिए कोरोना को देखिए ना, कितना कोरोना के महाप्रलय में
जब भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, प्रत्येक जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेजों का घूम घूम के दौरा किया करते थे। जब कोरोना की महाप्रलय में कोई अपने घर से नहीं निकलता था तो पूज्य महाराज जी कोरोना के मरीजों के बीच में जाकर के उनका उत्साहवर्धन करते थे, हमारे चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। मलेरिया से किसी का जान नहीं जाता है, आप हमारी बात को गंभीरतापूर्वक लीजिए। कोरोना में कोई किसी के पास जाने में डरता था, तो हम लोग तो कोरोना की महाप्रलय में लोगों को जाकर के हालचाल लेकर के उनके जितनी संभव हुई उनको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि हम लोगों ने खाद्यान्न घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। आप क्या बात करनी है, मलेरिया को नहीं जाएंगे देखने? ऐसे कैसे हो सकता है? योगी जी की ये सरकार है। मैं ये मलेरिया वाले सवाल इसलिए करी, हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद हमारे सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। हमारे नियत में कोई खोट नहीं है, हमारी नीति स्पष्ट है। नहीं, मलेरिया वाला सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि पेपरों में बताया जा रहा है कि मलेरिया की उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितना और जगहों पे है। तभी हम लोग जब सदर और मेडिकल कॉलेज में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक तरफ पेपरों में कुछ और बताया जा रहा है और ज़मीन पर कुछ और है। ऐसा कोविड टाइम में भी हुआ था। मैं खुद राजघाट पे जाकर उस दिन, जिस दिन मैं रिपोर्टिंग की थी, उस दिन 60 लाशें मैं गिन के आई थी, अगले दिन पेपर में 3 छपा था। मैं खुद देख के आई थी। अब आप इससे आप डिनाई कर दें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप तो सपोर्ट ही करेंगे। आप उसी लिए, आपका काम ही है वही है कि अपने पार्टी को। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से इस विषय को, ये तनिक भी हास्यास्पद विषय नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं अपनी आंखों से गिन के आई हूं। बहुत गंभीर इस विषय पे हूँ। मैंने अपनी माँ को 10 मई को खोया इसी कोरोना में। मेरी माँ भी कोरोना से ही 10 मई को टीबी अस्पताल में उनका स्वर्गवास हुआ है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। यह प्राकृतिक आपदा था या जैविक किया गया भारत पे हमला था, यह क्या है, यह भविष्य में तय होगा। लेकिन जिस प्रकार से इस प्राकृतिक आपदा को लड़ने में योगी जी ने, मोदी जी ने अपने हिंदुस्तान के नागरिकों को बचाने का प्रयास किया है, मैं सराहना करता हूं। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया है। आज आप मलेरिया के जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेजों की बात करती हैं। मैं आपसे कहता हूं, आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल है। आप आज के 5 वर्ष पूर्व एक बार आकलन की होंगी, आप देखी होंगी क्या स्थिति मेडिकल कॉलेज का था, क्या वही स्थिति आज भी है? नहीं, वो लोग अच्छे नहीं थे, तभी हम लोगों ने उन लोगों को बदल के आपको चुना है। नहीं तो आज 4 साढ़े 4 वर्ष पूर्व मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की क्या स्थिति थी, जिला अस्पताल की क्या स्थिति थी, आज आप स्वयं एक बार जाकर के मूल्यांकन करिए ना, क्या बदलाव नहीं हुआ है क्या? आज हमारा गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज पीजीआई से कम नहीं लगता देखने के बाद। वह सारी सुविधाएं योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी की सरकार में जिला अस्पताल गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा है, जो देना संभव है। कोविड टाइम में बताया गया, मोदी जी की तरफ से भी ये कहा गया था कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा, जबकि कई ऐसे वीडियोस आ रहे थे कि रोड के किनारे लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के बैठे हैं। एक वीडियो तो इतना भयानक वायरल हो रहा था जिसमें एक औरत अपने पति को मुंह से सांस दे रही थी। ऐसे समय में बताया जा रहा है कि देश में ऑक्सीजन के अभाव में तो कोई मरा ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट अब लग गया है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अचानक से फिर मैं वही कहूंगा, इसको प्राकृतिक आपदा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। मैं ये कह रही हूँ, जब आप बोल रहे हैं कि आप संवेदनशील हैं कोविड हम एकदम ना होते, तो उसी पे मैं बता रही हूँ सर, मैं उसी पे बोल रही हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल मैं आपको सुन लिया। मैं यही कह रही हूँ कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप संवेदनशील हैं, एक तरफ सोचिए कि किसी बच्ची का पिता मरा होगा, किसी बहन का भाई मरा होगा, किसी की नई शादी हो गई होगी, पति मर गया होगा और ऐसे में ऑक्सीजन के अभाव में मरा होगा, और आपकी तरफ से जब ये बयान आए कि ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा, क्या गुजरा होगा? मेरा मानना है कि हमारी सरकार अगर संवेदनशील न होती तो लगभग सभी महानगरों में, लगभग सभी प्रमुख जनपदों में ऑक्सीजन प्लांट, आपके गोरखपुर में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगी आपको जानकारी होगी। अगर समस्या ना होती तो समाधान कैसे होता जी? और समाधान करने का प्रयास किया गया है कि नहीं किया गया? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उस बयान को आप कितना सही मानते हैं। एक प्राकृतिक आपदा थी। और देखिए, मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए, आप अपनी प्रश्न को बाद में करिएगा। कोरोना एक प्राकृतिक आपदा था। प्राकृतिक आपदा बता के नहीं आता है। दूसरी लहर के बाद हमने तीसरी लहर के लिए पूरी, ईश्वर न करे, हनुमान जी की से मेरी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, ईश्वर दोबारा इस कोरोना को इस धरती पे मत लाइएगा, लेकिन हमारी सरकार तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हमारे हर जिलों में कहीं न कहीं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वार्डों में व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। हमारी सरकार पूर्णतः पहले भी लहर में, दूसरे भी लहर में और तीसरे की संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही थी वैज्ञानिकों के द्वारा, हम सभी तीनों प्रक्रियाओं में, तीनों जो हमारे कोरोना के समय समय पे बदला हुआ स्वरूप हम सभी को देखने को मिला। निश्चित तौर पे हमारी सरकार संवेदनशील थी और उसमें जितना संभव हो सका, अन्य देशों की तुलना आप करेंगे भारत से तो एक बार देखिएगा भारत ने किस प्रकार से, एक समय था, आप कल्पना करिए ना, एक समय था जब देश दुनिया में टीका बनता था पोलियो का इत्यादि का, तो हिंदुस्तान में 10-12 वर्ष बाद आता था। मात्र 1-1.5 वर्षों में हिंदुस्तान में स्वनिर्मित
दो वैक्सीन आपने देखा किस प्रकार से आज हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ऊपर लोगों को 100 करोड़ से ऊपर लोगों को कोरोना का निःशुल्क वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। हमारी सरकार अगर संवेदनशील ना होती तो हम सभी निःशुल्क 100 करोड़ से ऊपर लोगों को अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं करा सकते। हमारी सरकार ने अभी मेरे सवाल का ये जवाब ही नहीं है जो आप दे रहे हैं, ये मेरा सवाल ही नहीं है। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता का जो परिचायक है उसको दिया। सुनिए आप, निःशुल्क खाद्यान्न जो मई से प्रारंभ हुआ था दिवाली तक, निःशुल्क खाद्यान्न 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को जिससे लाभ होगा। हमारी सरकार ने आगामी होली तक उसको बढ़ा करके, योगी आदित्यनाथ जी ने होली तक बढ़ा करके उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के घरों में निःशुल्क गेहूं, चावल, दाल इत्यादि की व्यवस्था कराने का काम किया है। नहीं, सही है। मेरा सवाल जो था वो ये था ही नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि मोदी जी के इस बयान से आप कितना सहमत हैं, आप इसको कितना सही मान रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा है, सब तक ऑक्सीजन था। प्रयास किया गया था ऑक्सीजन पहुंचाने का। हमारे चिकित्सकों ने प्रयास किया था, सभी ने मिलजुल कर प्रयास किया था। प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई तो आप बताइए। जितना संभव था सब लोगों ने प्रयास किया था। स्वयं जिसके परिजन बीमार थे वो अभी प्रयास कर रहा था, सरकार भी प्रयास कर रही थी। प्रयास में हमारे कहीं कोई कमी नहीं, प्रयास हम लोगों ने मिलकर किया है। अगर आपके मैनिफेस्टो की बात कर लिया जाए, क्योंकि अब फिर से विधानसभा में चुनाव है, एक तरफ आप लोग का सबसे बड़ा नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, और तमाम तरीके के धरने आप लोगों ने दिए। आपकी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े बड़े नेता लोग रोडों पर बैठ के नजर आए, कभी सिलेंडर लेके बैठते थे, कभी कुछ। अब वो महंगाई कितनी आपको नजर आ रही है? वो महंगाई जो एक सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि विपक्ष की पार्टी सत्ता में थी, अब आप लोग सत्ता में है। क्या लग रहा है कि ये महंगाई है कि ये विपक्ष द्वारा की गई कोई प्रोपेगेंडा है या कोई राजनीति है? देखिए, अभी आपने देखा, अगर मुस्कुराहट महंगाई पे कुछ और ही कह रही है। अगर महंगाई ना होती तो हमारी सरकार स्वयं के प्रयास से, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की और केंद्र की सरकार ने मिलकर के जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल का दाम स्वयं के प्रयास से कम किया है, अगर ना होती तो क्यों कम किया जाता? अगर वो कम होता तो हम उसको और कम क्यों थोड़ी करते? हाँ, बढ़ा था, ये सभी स्वीकार करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, सरकार ने उसको कम करके सामान्य करने का प्रयास किया है। आगे और भी जो सामान्य नहीं हुआ है। एक महीने में आप इतना बढ़ाते हैं। बात यह है कि जेब में 100 रुपए डाल रहे हैं और 10 रुपए। हमारे विषय को पूरा होने दीजिए। मिल करके हमारी सरकार ने कम करने का प्रयास किया है। आगे और भी हमारे पार्टी के और हमारे सरकार के लोग लगे हैं, लगातार विचार हो रहा है कैसे क्या करके इस आवश्यकता, जो हमारी सरकार की मूलभूत आवश्यकता है, हमारी जनता की मूलभूत आवश्यकता, उसको पूरा करने के लिए लगे हैं लोग। ऊपर के लोग तय करेंगे, जल्द से जल्द आपको सारी विषयों पे ठीक प्रकार से आपको भी संतुष्टि भरा, मुझे लगता है, निर्णय मिलेगा। आप देखिएगा, समय का प्रतीक्षा करिए। नहीं, हम लोग तो वो जो नारे सुन रहे थे वो सोच के हमने वोट दिया। नारे विकास के थे। ये नारा था कि नहीं? ये नारा था कि नहीं? विकास दिखा कि नहीं आपको? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अभी भी हम कहते हैं, हम विकास को लेकर के, देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी की ये पार्टी है जिनका सपना था, अंत्योदय की परिकल्पना थी, अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की। हमारे पार्टी का निर्माण ही इसी पे हुआ था। हमारी पार्टी अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच पा रहे हैं। सुनेंगे तब ना। अंतिम व्यक्ति कौन है? जो सबसे गरीब है समाज में, जो सबसे गरीब है। जो सबसे गरीब था उसी के घर गैस कनेक्शन नहीं था, जो सबसे गरीब उसी के घर शौचालय नहीं था, जो सबसे गरीब उसी के घर मकान नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला। उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों के आंखों में जो धुआं जाता था उसको बचाने के लिए गैस कनेक्शन दिया गया। बहनों की इज्जत के लिए हमारी, नहीं पा रहे हैं, मेरी बात तो सुनेंगे ना। गरीबों के लिए ही शौचालय की व्यवस्था गरीब के ही परिवार में नहीं था। अमीरों के पास तो, जो इनकी स्थिति ठीक, उनके पास तो आज के 2500-3000 वर्ष पहले से शौचालय, मकान, गैस कनेक्शन था। गरीबों की चिंता करते हुए हमारी सरकार आई, और आने के बाद प्रत्येक घरों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमारे उन गांवों में, उन परिवारों में जहां बिजली की कनेक्शन कभी नहीं थे, तार खंबे नहीं थे, वहां आज उनके घरों में एलईडी बल्ब जल रहा है। आप जाकर के देखिए ना गाँव की स्थिति क्या है। गरीबों गाँव में आपको दिखाई देता होगा, आप गाँव में जाती हैं तो आपको दिखाई देता हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीबों के घर में उजाला हुआ है, उनके घर में गैस कनेक्शन हुआ है, उनके घर में मकान बना है, उनको शौचालय मिला है, उनको अन्न योजना के तहत निःशुल्क अन्न मिला है। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और उनके लिए जो संभव है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप इसको स्वयं महसूस कर रही हैं। नहीं, आप योजनाएं जो आप गिना रहे हैं वो बिल्कुल, आपने इन योजनाओं को यूपी में उतारा भी है, लोगों को लाभ भी पहुंचा है, लेकिन वो आम गरीब लोगों तक पहुंच पाया है नहीं, ये कौन डिसाइड कर रहा है?
क्योंकि आप देखिए, जो आप राशन योजना की बात कर रहे हैं, इतना राशन बटा पूरे देश में, एक बड़ी योजना रही, हर गरीब तक राशन पहुंचा। लेकिन तब भी जब हम देखते हैं कि भुखमरी के आंकड़े में हमारा देश इतना पीछे, कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है, जिसको हम कहते हैं कि बांग्लादेश हमारा छोटा बच्चा है और पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम उनसे भी बेकार हैं। हमारे देश के बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, तो कैसे देखें? नहीं, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। मैं स्वयं गांव में ही रहता हूँ। मेरा गांव यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे है। मैं शुद्ध रूप से गांव में ही मेरा जन्म हुआ और मैं गांव से जुड़ा हूँ। ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ, आप किसी भी गांव में जाकर के पता कर लीजिए कि क्या ऐसी स्थिति है कि कोई भूख से मर जा रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उत्तर प्रदेश में आंकड़े गलत थे क्या? एकदम गलत होंगे वो आंकड़े। अच्छा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद और मोदी जी की सरकार केंद्र में आने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा परिवार नहीं जहां पे निःशुल्क राशन की व्यवस्था ना हो, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पे गेहूं चावल की व्यवस्था ना हो। सारे परिवारों तक हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। ईमानदारी से आप आकलन करिएगा। आंकड़े क्या कहते हैं मैं इस पे नहीं जानूंगा, ना मैं इसको मानता हूं, क्योंकि मैं गांव से हूं। मेरे गांव में सभी परिवारों को जिनके पास 1 डिसमिल भी खेत नहीं है, उनके घरों में गेहूं चावल पर्याप्त मात्रा में सरकार के द्वारा मिल रहा है। आप जाकर के गाँव की स्थिति देखिए ना, अब ये बदल गया है। और किसान हमारा अन्नदाता है, वो पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं दुनिया को अन्न देने का काम करता है। हमारे लिए सदैव किसान पूजनीय रहा है। उसी पूजनीय किसानों को प्रधानमंत्री जी ने पूजनीय रहा है, इसीलिए अब उनको गाड़ियों से कुचला जा रहा है। ऐसा देखिए, आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से समूचे भारतीय जनता पार्टी या सरकार को आप नहीं आकलन कर सकते हैं। आप मोदी जी की मैंने मंशा पे मैं बात करिए ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों की स्थिति, आप एक बार उनसे पूछिए कैसी स्थिति है। मैं मान लेती हूँ कि एक इंसान से किसी पार्टी के चरित्र पे उंगली नहीं उठाई जाए, लेकिन जब उसको सपोर्ट किया जाए, उसको उस पर उचित कार्रवाई ना हो तो क्या पूछा जाए? किस पे कार्रवाई नहीं हुई है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कार्रवाई किस पे नहीं हुई है? सब पे कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में या देश में जो भी किसी प्रकार का संविधान से अलग होकर के कार्य करने का प्रयास करेगा, हमारी सरकार उसको बख्शने का काम नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह का बयानबाजी करे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। हम लोग संवेदनशील लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानने वाले योगी जी और हिंदुस्तान की जनता को अपना परिवार मानने वाले मोदी जी सदैव इस देश के नागरिकों की चिंता करते हुए, नीति निर्देशक तत्वों के विषय में पूर्ण रूप से अपनी समीक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के लिए जो सर्वोत्तम निर्णय होता है उस निर्णय को लेने का काम करती है। अभी जो आपने एक कटाक्ष किया कि लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, उसी पे एक और सवाल पूछ रही हूँ कि कोई तो बयान ही दे रहा है, किसी तरफ से तो पूरी तरीके से सहयोग करने की कोशिश हो जा रही है। एक बच्ची जिसको रात में 12 बजे जला दिया जाता है, बलात्कार जो करता है वो आराम से छुपा रहता है। अब क्या करे? अब किस पे सवाल करे? एक तरफ एक लड़की, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जा रहा है, कभी पापा को मार दिया जा रहा है, कभी चाचा को मार दिया जा रहा है। इस तरीके से असंवैधानिक काम हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस बयान चल रहा है, कि एक पार्टी बयान दे रही है कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। आप तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, आपकी पार्टियां पूरी तरह से सहयोग करती नजर आ रही है। ऐसा कुलदीप सिंह सेंगर पे कार्रवाई हुई या नहीं? मैं तो आपने जो कह दिया ना, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। जो नहीं सुन लीजिए, जो घिनौना कृत्य करता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। जो अब वो नहीं, सुन लीजिए, जो भी घिनौना कृत्य करता है वो बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस का नहीं होता, वो अपराधी होता है। अपराधियों के लिए एक ही सजा है जो हमारा कानून तय करता है। हम आप बैठ करके इस पार्क में किसी का अपराधी के विषय में या किसी आरोपी के विषय में निर्णय और उसके विषय में उसका नहीं, टिकट देते वक्त उनका चरित्र देखते हैं कि नहीं? सुनिए, हम और आप किसी के आरोप को अपराध में नहीं बदल सकते, यह कोर्ट का कार्य है। कोई भी व्यक्ति आरोपी है, न्यायालय उसको सजा देगी। हमारी सरकार में कोई बख्शा जाएगा इसकी आप कल्पना न करिए। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, गोरखपुर में चलने वाले प्रत्येक नागरिकों को अपने मान सम्मान के प्रतीक हमारे योगी जी के रहते हुए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं बहन, आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर को आप बचाने की कोशिश हुई थी या नहीं, ये मुझे बताइए। एक लड़की को, एक दलित लड़की को रात में 12 बजे क्यों जलाया गया? प्रशासन किसके हाथ में होता है? जिसकी सरकार होती है उसके हाथ में होता है या नहीं होता है? अब पुलिस वालों के पास इतनी ताकत हो जा रही है कि वो एक लड़की को रात में 12 बजे जला दे रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि वो आरोपी जो है वो भाजपा का है। तो क्या कोई सवाल ना करा करे? आपसे पूछे नहीं कि आप ऐसे इंसान को टिकट क्यों दे देते हैं कि बाद में उनके चरित्र पे सवाल खड़ा करने की हम लोग देखते हैं कि ऐसे इंसान को आपने टिकट दिया जिस पे हम सवाल खड़ा कर सकते हैं, जो रेपिस्ट निकल जा रहा है बाद में। टिकट देखते वक्त तो देखा जाता है ना कि सामने इंसान का चरित्र कैसा है। ऐसे ही किसी को उठा के तो टिकट नहीं बांट देती है भाजपा, देख के ही देती होगी ना टिकट। मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, आज हम कैसे हैं, कल कैसे रहेंगे, ये आज नहीं तय होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन जब करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो आप एक निर्णय पे पहुंचेंगे। और आप जो कहना चाह रही हैं
मैं फिर आपसे वो दोहरा रहा हूँ, आपने 3-4 बार इस विषय को किया भाजपा का है, भाजपा का है। कोई आरोपी चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर की आपको मैं जब ध्यान पूर्वक सुनता हूँ तो आप भी हमको सुना करिए। कोई भी, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक या हिंदुस्तान का कोई नागरिक अगर आरोपी है, अपराधी नहीं, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। आरोपी कौन है? जिसके तहत थानों में दर्ज करके FIR दर्ज करके उसके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ होती है। वह तब तक अपराधी नहीं होता जब तक न्यायालय के द्वारा उसे सजा न दिया जाए। आरोप और अपराध में यह अंतर होता है। मैं विधि का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं फिर आपसे कहता हूँ, जो भी आरोपी है उसको न्यायालय जब सजा देगा तो अपराधी होगा, और जो अपराधी होगा वो किसी दल का, किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का विशेष नहीं होगा। वह कोई बख्शा नहीं जाएगा, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, जो भी हो, जिसने भी गलत किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आगे भी होगी। आपने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद लोगों के जो जिनसे मिलते समय लोग कांपते थे, उत्तर प्रदेश की जनता को भयक्रांता के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में लगातार भय कारित करने वाले, उत्तर प्रदेश की जनता को नींद हराम करने वाले, यहाँ के लोगों की बहन बेटियों और यहाँ के व्यवसायियों को किडनैपिंग करके उनसे फिरौती की मांग करने वाले इस उत्तर प्रदेश के माफियाओं के हृदय में, उनके घरों पे किस प्रकार का बुलडोजर चलाने का काम योगी जी ने किया है। यह बदली हुई भाजपा की सरकार है। यह पूर्ति सपा बसपा के द्वारा आपने देखा है किस प्रकार से माफियाओं को बढ़ावा देने का काम हुआ था। बहन जी, मैं आपसे भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, वास्तविक चिंतन करिए, वास्तविक आकलन करिए। जनता कर रही है और जनता ने उसका परिणाम भी दिया है। आपके समक्ष परिणाम है 2014, 2017, 2019 और 2022 भी हम सभी 350 प्लस सीटों के साथ जीत करके एक बार पुनः ही उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। समय का प्रतीक्षा करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। अच्छा, एक सवाल मैं जैसे आपसे पूछना चाहूँ कि पहले तो लोगों को पता नहीं था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस समय तो ये नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन। इस बार तो बताया जा रहा है कि योगी जी के चेहरे पे मुख्यमंत्री का बीजेपी जो है योगी जी के चेहरे पे दावेदारी पेश करेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि योगी जी का जो नेतृत्व है उससे क्या कुछ फायदा होगा? क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि थोड़ा मुस्लिमों के प्रति उनका कॉर्नर दूसरा ही है, क्योंकि अली और बजरंगबली वाला बयान उनका लोगों के निहन में आ ही जाता है। तो क्या लग रहा है, इससे वोट पे कुछ असर पड़ेगा जब योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? तो देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में तय होता है। हमारे यहाँ पूर्णतः लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति ये बैठ के तय नहीं करता है कि चाचा पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक संसदीय बोर्ड के सदस्यों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा जो निर्णय होता है उस निर्णय को नहीं ले लिया गया। सुनेंगे आप हमारी बात को? सुन रहे हैं। आपको बताया गया क्या निर्णय? नहीं, आपको नहीं, कहाँ कौन बताया? मीडिया कौन बताया? नहीं, आप बताइए पार्टी के हमारे किसने क्या कहा है? हम फिर नहीं, ऐसा नहीं, फिर बता रहा हूँ। हम सभी के आस्था और विश्वास के केंद्र, हिंदू हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में 2022 में हम सभी चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पे लड़ेंगे। लेकिन ये जो आप हमसे प्रश्न पूछने का प्रयास कर रही हैं कि इससे क्या होने वाला है अली और बजरंगबली, तो मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ उस पे। अली नहीं ले जा रहा हूँ। अली और बजरंगबली के विषय में बताता हूँ कि जब कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता है तो उसमें केवल हिंदू नहीं जाता है, उसमें मुसलमानों को भी जाने की उतनी ही छूट रहेगी जितने हिंदुओं को रहेगी। जब गोरखपुर में एम्स बन के तैयार होता है तो उसमें हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का भी इलाज होगा, उसमें केवल हिंदुओं का इलाज नहीं होगा। जब गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का जीर्णोद्धार होता है तो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का भी पूरा उनका भी चिकित्सा करने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। गोरखपुर के जब चिड़ियाघर का शिलान्यास उद्घाटन होता है वहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जा सकते हैं। केवल हिंदुओं के लिए बता दीजिए कोई एक योजना जो योगी आदित्यनाथ जी ने लगाई हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उनको बताया जाता है नहीं, वो तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। 70 सालों से हमारे मुस्लिम भाइयों को कहीं न कहीं झूठे वादों के माध्यम से उनको दिग्भ्रमित करके कि भाजपा आपकी नहीं है, भाजपा आपकी विरोधी है, इस प्रकार से उनको बहला करके केवल ठगने का, उनके वोट बैंक को लूटने का काम अन्य दलों ने किया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुस्लिम बहनों के साथ लंबे वर्षों से हो रहे अन्याय को, 3 तलाक को समाप्त करके उन बहनों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और योगी जी की प्रत्येक योजना, मोदी जी की प्रत्येक योजनाओं में बराबर की हिस्सेदारी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की होती है। आज वह सब हमारे साथ हैं। आज अल्पसंख्यक भाई हमारे साथ ना होते तो प्रचंड बहुमत के साथ आप देखिए बढ़ते क्रम में हमारी सरकार की जो सीटें हैं वो बढ़ते क्रम में 22 में फिर आपको 350 सीटें दिखेंगी, 24 में फिर हमारी उत्तर प्रदेश में योगी जी के 22 में जीतने के बाद 24 में फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे हिंदुस्तान में सरकार बनेगी। सभी मुस्लिम भाई, दलित भाई, अल्पसंख्यक भाई, शोषित वंचित समाज के गरीब, नौजवान, किसान सभी भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से सहमत होकर के भाजपा के साथ। अभी और मोदी जी रहेंगे क्या? क्योंकि लोग कहते हैं कि 70 के बाद प्रधानमंत्री
की एज लिमिट पूरी हो जाती है संविधान के अनुसार। देखिए अभी आपको क्या लग रहा ये है? आप जो पूछना चाह रही हैं ये हमारे स्तर का प्रश्न नहीं है। मेरे स्तर का ये प्रश्न है कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का महामंत्री अखिल देव त्रिपाठी पार्टी के द्वारा दिए गए कार्यों को संपादित करता हूं। जो हमारी योजना रचना अच्छा, बनती आपको है, क्या लग रहा है कि मोदी जी के हमारी बाद सरकार बनेगी, वो तो मुझे हमारी पता है। सरकार बनेगी और पार्टी कुछ अंदरूनी बात बताइए, आप लोग क्या- हमारे क्या यहाँ कुछ- क्या कुछ discuss फिर वही बात हमारे यहाँ तय नहीं है कि अखिलेश जी के बाद उनका लड़का ही होगा। हाँ, वो हम फिर सही आपसे है, दोहरा रहे वो हैं, सही हमारे है। यहाँ नहीं तय है कि प्रियंका राहुल और सोनिया जी में ही बढ़कर की कांग्रेस पार्टी रहेगी। हमारे यहाँ तय वो तो नहीं है। मैं मान नहीं, रही सुन हूँ। लीजिए मेरी हाँ, बात। ठीक है। उत्तर प्रदेश का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा आप नहीं बता सकती। हिंदुस्तान का भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा आप नहीं बता सकती। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को अपनाने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है। लोग बैठते हैं, निर्णय लेते हैं और जो भी निर्णय होता है सभी उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। जिसका परिणाम 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सभी ने उनको सहर्ष स्वीकार किया। आप देखिए ना, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता मैं पूछ है। रही हूँ कि कभी जब आप लोग अनऑफिशियली बात करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा नेता ही वाले रूप में रहते होंगे, कभी तो नॉर्मल रूप में आते होंगे, तो क्या कुछ डिस्कस होता है? क्योंकि मोदी जी के बाद अगला चेहरा योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में होंगे क्या? ऐसा हमारे कुछ आपस में बात होता है कि ये पूछ रहे हैं। भाजपा के पास ऐसे अनगिनत चेहरे हैं जिन पे आप चर्चा करेंगी तो बहुत लंबा चर्चा होगा। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश को। आज उन्होंने एक प्रगतिशील प्रदेश में लेकर के आया, बीमारू प्रदेश से निकाल करके उत्तर प्रदेश को आज उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को निरंतर विकास से जोड़ करके योगी जी ने सर्वोत्तम प्रयास किया। किस प्रकार से आपने देखा अभी एक दिन में 9-9, 8-8 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है। इस बार किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? हमारा सदैव ही मुद्दा रहा है विकास। विकास। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल से आप देखें किस प्रकार से 370 को समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी की हमारी पार्टी की नींव पड़ी, तब से लेकर के हम लोग कहते आए कि हम लोग 370 को समाप्त करेंगे। राम मंदिर बनाने की हमारी कल्पना है, उसको हम पूरा करेंगे। लगभग भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कार्यों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का गौरव गाथा पूरी दुनिया में एक ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। आप गिना रहे हैं, आप याद इतना करेंगे। बोल रहे हैं, देखिए, लेकिन विकास के लिए ही नोटबंदी की गई और नोटबंदी में पता चलता है कि सारे पैसे वापस आ जा रहे हैं, आरबीआई बता रही है। देखिए, मैं फिर आपसे वही कहूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि 99.96% मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं नोटबंदी में कहा गया कि जो है हमले कम हो जाएंगे, पाकिस्तान को करार नहीं हुए हैं क्या? आपको नहीं लगता क्या कि भारत माता का मस्तक दुनिया के सामने ऊंचा नहीं हुआ है? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या भारत माता का मस्तक और हिंदुस्तान का मान सम्मान स्वाभिमान 2014 के बाद नहीं बढ़ा है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नोटबंदी कितनी सफल रही है बताइए। आप मुझे बताइए कि क्या हिंदुस्तान का बदला हुआ स्वरूप आज दुनिया के सामने मजबूती के साथ प्रदर्शित हो रहा है या नहीं? क्या मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सैन्य शक्ति मजबूत हुई है कि नहीं? क्या हमारे सैनिकों की पराक्रम को आपने देखा है कि नहीं? क्या हिंदुस्तान जो भारत माता की मस्तक पे मुकुट 370 कलंकित कर रहा था उसको समाप्त किया गया है कि नहीं? आप महसूस करिए ना। आप मेरे सवाल का जवाब बताइए। नोटबंदी सक्सेसफुल या एकदम रहा है। एकदम रहा है। किन मुद्दों पे? सभी मुद्दों पे रहा है। भारतीय जनता कहा गया कि काला धन आ जाएगा। नहीं, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है कि 99.96% आप देखिए विकास को। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के उन मेडिकल कॉलेजों का भी एक बार निरीक्षण करिए। आप एक बार उत्तर प्रदेश के निरीक्षण करिए मेडिकल कॉलेजों का। देवरिया चले जाइए, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं। सिद्धार्थनगर चले जाइए, उन जिलों में जाइए, देखिए जहां की जनता, कुशीनगर में जाइए जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिला है, गोरखपुर के आसपास क्षेत्रों में तो आपका दौरा होता है। आप उन जगहों में जाइए, एक बार जनता से पूछिए जनता कितनी प्रसन्नचित है, कितनी आह्लादित है, कितना अपने नेता से प्रसन्न है। जिस प्रकार से विभिन्न जनपदों को मेडिकल कॉलेज देकर के योगी आदित्यनाथ चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और भी तो बात चिकित्सा के क्या बात करें अब? मैं युवा हूँ। नहीं, मुझे बताइए कि जब नोटबंदी की गई और तमाम जो रोड पे ठेला लगाने वाले व्यापारी थे उनका जो रोजगार तबाह हुआ, जो खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि रोजगार जो है वैसे भी आपकी सरकार की तरफ से कम मिला युवाओं को, और दूसरा लोगों को आपने देखा नहीं? योगी जी ने अपने उन श्रमिक भाइयों को 1-1 हजार रुपया देकर के किस प्रकार से सबका सहयोग किया, आपने ये नहीं देखा क्या? आपने रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को देखिए, उन श्रमिकों को देखिए, हमारे गांव के उन भाइयों को देखिए जो मनरेगा के तहत कार्य करते हैं। आप जाकर के गांव को एक बार देखिए ना, गांव को बदला हुआ स्वरूपों को देखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गांव में आप जाइए, गांव में उनको आप एक बार गांव में जाइए और देखिए किस प्रकार से ग्राम सचिवालयों का निर्माण योगी जी करवा रहे हैं। एक बार देखिए तो कितने पहली बार आजादी के बाद कोई सरकार ऐसी आई है जो गाँव के विकास के विषय में चिंता कर रही है। अभी तक तो लोग अपने परिवार का विकास की बात करते थे, अन्य दलों के लोग अपने परिवार का अपना गुने चुने 2-3 राज्यों को वीवीआईपी कल्चर देते थे। आप
स्वयं इसकी लाभान्वित हो रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद किस प्रकार से बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, आप महसूस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? इसी उत्तर प्रदेश में, इसी गोरखपुर जिले में, हमारे क्षेत्र में एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात में बिजली आती थी, आज उन गाँव में 20-22 घंटे बिजली आ रही है। सोचिए ना उस गाँव में किस प्रकार से प्रकाश देकर के उनके जीवन में प्रकाश लाने का योगी जी ने काम किया। कि बिजली सुधरी है, पर मैं फिर से वही बोलूंगी कि तार जो है वो इतनी तरीके से जर्जर है कि कई रिपोर्ट तो हमने खुद किया है कि बिजली के तार गिरने की वजह से बच्चों की मौत हुई है। मैंने खुद कवर किया है। आप देख नहीं रही हैं क्या कि किस प्रकार से हमारे यहाँ नव निर्माण बिजली विभाग खंभों पे नहीं दौड़ रहा है, बांस के बल्लियों के सारे दौड़ रहा है। ये मैं खुद देख रहा हूं। ये आपकी मानसिकता है कि आप देखना क्या चाहती हैं? आप देखना क्या चाहती हैं? आप एक बार जाकर के नहीं, आप गोरखनाथ पे सवाल खड़ा सुनिए ना, मेडिकल आप शहर क्यों देख रहे हैं? गाँव की बात कर रहा हूँ। जिन गाँव में कभी बिजली थी ही नहीं, उन गाँव में जाकर के एक बार बिजली देखिए ना। एक सप्ताह में लोग इंतजार करते थे, रात होगी तो बिजली आएगी तो अपना मोबाइल चार्ज करेंगे। आप एक बार देखिए ना, 20 से 22 घंटे बिजली आ रही है। किन गांव में खंबे नहीं है, किन गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ कि लाइट, मैं तो बोल रही हूँ कि लाइट पे आपने काम किया है। मैं ये तो कह रही हूँ कि आपने काम किया, बिजली आई सभी गाँव में। लेकिन योगी जी की सुन लीजिए योगी जी की सरकार आने के बाद सभी गाँव में विद्युत की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। खंभे नए नए लगाए गए हैं। किस प्रकार से ट्रांसफार्मरों को बड़े स्तर पे लगाया गया है, उनको हाई पावर देने की व्यवस्था की गई है। आप जाकर के एक बार गांव का निरीक्षण कर रही हैं और अच्छे से करिए ना, बहुत लोग प्रसन्न हैं। मैं तो इस बात को कहते हुए बड़ा खुद हर्षित महसूस हो रहा हूँ कि हमारी जनता, जो हमारी वास्तविक मतदाता, इस देश के जो नवनिर्माता हैं, भाग्य विधाता हैं, जनता ही जनार्दन। एक बात जनता से जाकर के राय लीजिए ना बैठ करके। जनता आज कह रही है कि योगी जी 403 विधानसभा सीटों पर घूम रहे हैं, 350 सीट हम जीत कर आ रहे हैं। आप जो आप कह रहे हैं घूमिए, तो मैं बता रही हूँ कि घूम रहे हैं। तो इसी नाते गोरखपुर क्षेत्र जिसका मैं महामंत्री हूँ, 62 विधानसभा है, 62 विधानसभा क्षेत्रों का हम लोग भी दौरा करते हैं। जनता मांग रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी। आप तो बोलेंगे ही जनता मांग रही है, मैं तो सवाल कर रही हूँ। जनता वो कौन सा जगह था जो हम लोग बाढ़ वाला, आपको जगह पे याद आ जाएगा तो फिर बात करिएगा। कौन सी जगह? आपको जगह जब याद आएगा तो बात करिएगा। जो हम लोग बात बल्ली वाला शूट कर रहे थे जगह जो जहाँ हम लोग बिजली विभाग में गए थे ना, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कि आपको ढूंढना पड़ रहा है कहाँ बांस था। नहीं, वो स्टोरी मैंने कवर की। सुनिए ना, ये मेरे सरकार की ये मेरे सरकार की उपलब्धि है कि आपको ढूंढना पड़ रहा है कि एक बांस कहाँ देख लिया। एक बांस आपने कहाँ देख लिया, सोचना पड़ रहा है। मैं स्टोरी बता रही हूँ, स्टोरी पे ही तो मैं आ रहा हूँ। मैं बता रही हूँ, अब मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए। अब सुनिए, हम लोग एक स्टोरी कवर किए थे सरस्वतीपुरम। आप गोरखपुर में ही आता है, पता है आपको? बुधहट बटहट, सरस्वतीपुरम और बटहट का। वहाँ पे सर एक बच्चा था जो स्कूल जा रहा था और तार टूट गया था, गिर गया और उस बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद जब हम उस पूरे इलाके को घूमे तब हमें पता चला कि पोल तो है ही नहीं वहाँ पे, बांस बल्ली के सहारे वो पूरा इलाका चल रहा है। अब वो अलग बात है कि बिजली सुदृढ़ हुई है और आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, वो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो आप दावा कर रहे हैं कि बिजली के लिए आपने काफ़ी अच्छा काम किया, तो मैं बता रही हूँ कि नहीं, आपने किया है, लेकिन अभी भी बिजली विभाग जो है वो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की जनता हमको अवसर दे। जो कहीं 1-2-5% रह गया है काम, जो बचा हुआ काम है, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष लगभग हुए योगी जी के मुख्यमंत्री बने, जिसमें 1.5 वर्ष लगभग कोरोना में चला गया। सांसद थे ना? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात तो सुनेंगे फिर। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार पे जब मैं विषय रख रहा हूँ तो सरकार पे आप सुनिए। लगभग 4.5 वर्ष हुए योगी जी के मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार में हमारी सरकार बने। लगभग 1.5 वर्ष कोरोना के महाप्रलय में गया है, विकास कार्य स्थगित रहे हैं। कोरोना में लोगों को अपने घर से निकलने के लिए मनाही थी, लॉकडाउन की व्यवस्था थी, फिर भी हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा एक बड़ा कार्य करने का काम किया है। फिर भी हमने उन गांवों में बिजली पहुंचाने के काम किया है जहां लंबे समय से बिजली नहीं थी। 1-8% की जो आप बात कर रहे हैं, हम इसीलिए तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये जो विकास की गति बढ़ रही है, इसको और आगे बढ़ाने में, डबल इंजन सरकार को और तेज गति से दौड़ाने में अपना सहयोग कीजिए। आपके प्रति हम सभी आभारी हैं। आखिरी सवाल बस पूछूंगी, समय काफ़ी हो रहा है। 3 बार आपने जो है सवाल खड़ा कर दिया, तो बता दूं, ये माइक गिरवी नहीं है, ये किसी पार्टी से बिका हुआ नहीं है। तो 3 बार आपने बोला, इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। आप पता लगवा सकते हैं, ठीक है, और आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। अब सवाल आखिरी में पूछ रही हूँ, युवा मोर्चा का क्या भागीदारी है इस बार? क्या कुछ कहा जा रहा है आप लोगों को? देखिए, युवा मोर्चा, क्योंकि ये भी एक विपक्ष का ही सवाल है, इसलिए मैं जोड़ ले रही हूँ। कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। योगी जी को युवा बताकर आप लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अगर युवा मोर्चा की तरफ से कोई अच्छे लीडर सामने आए जिसमें सच में युवा खून हो, जो अभी नए हो,
अभी वो 50 के आसपास हो रहे हैं ना योगी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं, किसी युवा से कम है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी की तुलना में कोई युवा काम करके दिखाए ना। हमारे देश का नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की मान सम्मान, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की हमारे मान सम्मान, और नरेंद्र मोदी जी देश के हमारे मान सम्मान। आज अगर युवा हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता और हम सभी युवा हैं, और उसी युवा को अपने अंदर आत्मसात करते हुए मैं आपसे पंक्तियों के माध्यम से अपनी बातों को समावेशित करके समाप्त करना चाहता हूं। किस प्रकार से हिंदुस्तान का स्वरूप बदला है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदला है, मैं पंक्तियों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। कृषि, सड़क, शिक्षा, तकनीकी, उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का विकास किन किन दिशा में हुआ है आप महसूस करिए। कृषि, सड़क, शिक्षा, तकनीकी, युद्धों में भी बढ़ा है मान। कृषि, सड़क, शिक्षा, तकनीकी, युद्धों में भी बढ़ा है मान। हुई चतुर्दिक यहाँ उन्नति, नभ में पहुंचा मंगलयान। उम्मीदों के साथ सभी अब करते हैं भारत गुणगान। इसीलिए अब हम कहते हैं जय भाजपा जय हिंदुस्तान, जय भाजपा जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं हूं पल्लवी राय। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है ये हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।